मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में। इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट का ये कौन सा अध्याय है? आज आपका 24वां है। इसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन को बच्चों इंक्लूड किया गया है। हम लोग कंप्लीटली इन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे क्लास के साथ लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों को सबसे पहले जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए सभी बच्चे जो लाइव जुड़ चुके हैं वो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी अटेंडेंस सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। सभी बच्चों को पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? आपके पास 4 विकल्प हैं यहाँ पर। बढ़ते हुए पौधे, एक है बढ़ती हुई जनसंख्या, एक है बढ़ती हुई फसलें, एक आपको दिया गया है बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी, यानी कि जो औद्योगिकरण है वो बढ़ रहा है। बढ़ती फसलें, एक है बढ़ती हुई जनसंख्या, एक है आपके लिए ए विकल्प बढ़ते हुए पौधे। चलिए तेजी के साथ जो है सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। हमारे पर्यावरण के लिए इनमें से कौन सी चीज, देखो बच्चों 1 से 2 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा आप लोगों को डाउट क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहां पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाकर एक सही आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए भाई, सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा जो खतरा है वो किससे है? यहां पर देखिएगा सब बच्चे, सही आंसर की हम बात कर लेते हैं बच्चों। ए विकल्प आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि पर्यावरण से किसी भी, चलो थोड़ा सा अलग वे में चलते हैं। पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, तो बच्चों ये आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? गलत। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के लिए खतरा हो सकती है, लेकिन इसके जो चांसेस हैं बच्चों बहुत कम हैं। आगे देखिएगा, बढ़ती हुई फसलें ये किसी प्रकार से पर्यावरण को खतरा नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन बढ़ती हुई जो प्रौद्योगिकी है ये डेफिनेटली आपको जो है आपके पर्यावरण को खतरा पहुंचाएगी। तो यहाँ पर बच्चों 2 विकल्प के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, एक बी के एक डी के, लेकिन अगर हम दोनों के अंदर कंपेयर करते हैं तो तब आपको डी सही मानना होगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। देखिएगा सभी बच्चे, पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? एक आपको दिया गया है फ्रेंच भाषा से, एक बी दिया गया है अंग्रेजी भाषा से, एक सी आपको दिया गया है लैटिन भाषा से, एक डी आपको दिया गया है रूसी भाषा से। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रेंच से, अंग्रेजी से, लैटिन से और रूसी से। अरे भाई, सभी बच्चों को मैक्सिमम 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बहुत ज़्यादा समय हम लोग इसमें खर्च नहीं करेंगे। सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं सही विकल्प की। जो इन्वायरमेंट शब्द है बच्चों वो कौन सी भाषा से डेवलप हुआ है? डी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, फ्रेंच यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से क्या है? जो पर्यावरण शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 से। पृथ्वी का वह हिस्सा जहां जीवन यापन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर जीवन यापन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं, यौन क्षेत्र कहते हैं। चलिए अरे भाई, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर जीवन यापन होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? चलिए तेजी के साथ बताइएगा। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पर जीवन यापन संभव है उसको ईवीएस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, यही आप लोगों को बताना था। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं सही विकल्प की। ए आपका यहाँ पर गलत है बच्चों, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है, जीवमंडल यहाँ पर आपका क्या है? पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है। पृथ्वी की वो परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की वह ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है। एक है हाइड्रोस्फीयर,
एक है स्थल मंडल, एक आपको दिया गया है जीवमंडल, एक बच्चों आपको दिया गया है डी ओजोन मंडल। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पृथ्वी की वह ऊपरी परत जो मनुष्य की जीवन यापन करने में मदद करती है उसको क्या कहा जाता है? चलिए सभी बच्चों को तेजी से अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। एक विकल्प आपके पास ए है बच्चों, ये आपका गलत है, डी आपका गलत है, सी भी यहाँ गलत है। यहाँ पर सबसे ऊपरी जो परत है बच्चों उसको स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल ही जीव मंडल की मदद करता है जीवन यापन करने में। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित क्षेत्रों में से पानी कहाँ पर गैस, तरल, ठोस यानी कि तीनों ही रूप में पाया जाता है, उपलब्ध होता है, उसको क्या कहा जाता है? एक आपके पास है बच्चों ओजोन स्फीयर, एक आपके पास है स्थल मंडल, एक सी आपको दिया गया बच्चों जीवमंडल, एक डी आपको दिया गया हाइड्रोस्फीयर। चलिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस तीनों ही रूप में बच्चों उपलब्ध होता है? एक है ओजोन स्फीयर, एक स्थल मंडल है, एक जीवमंडल है, एक हाइड्रोस्फीयर है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों 4 सेकंड आपको दी गई थी, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने थे, लेकिन जिन बच्चों ने अपने आंसर सबमिट नहीं कराए हैं वो तेजी के साथ सही आंसर देखिएगा। आपका ए बच्चों यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। जो आपका ब्रह्मंडल होता है जिसको हम हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं उसके अंदर गैस, तरल और ठोस तीनों ही अवस्था में पानी मौजूद होता है। यही आपका डी यहाँ पर बच्चों ठीक हो जाना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पृथ्वी की कुल सतह पर लगभग कितने प्रतिशत जलमंडल है ये आप लोगों को बताना है। एक है 70, एक है 99, एक आपको दिया गया 74, एक बच्चों दिया गया 33। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पृथ्वी की कुल सतह पे लगभग कितने प्रतिशत भाग जीवमंडल से बना हुआ है, जलमंडल से बना हुआ है, यही आप लोगों को बताना है। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। सभी विद्यार्थियों को लगभग 4 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन के लिए समय दिया जाएगा, उसी में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही आंसर की। बच्चों डी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, ए आपका पूर्ण रूप से सही है, लेकिन ये भी थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका 70.80 है। अगर हम पृथ्वी की कुल सतह का पानी देखते हैं तो उसका परसेंटेज कितना है 70.80, और बहुत सारे रेयर केस ऐसे होंगे जब आपको क्या दिया जाएगा 71 दिया जाएगा। फिलहाल नियर बाई के हिसाब से हम लोग ए को आंसर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? निम्नलिखित तत्वों में से स्थल मंडल का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? एक है ऑक्सीजन, एक बी सिलिकॉन, एक आपको दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपको दिया गया एल्युमिनियम। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल का सबसे बड़ा घटक है? कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। सभी बच्चों को एक नियमित समय के अंदर आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। यहाँ पर डी बच्चों आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। ऑक्सीजन स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक ऑक्सीजन माना गया है। लेकिन यदि हम वायुमंडल की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, तो पौधों के लिए सबसे उपयोगी जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों क्वेश्चन अलग हैं, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, तब आप लोगों को आंसर करना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन है? चलिए ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? एक आपको बच्चों दिया गया विज्ञान पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली, एक आपको दिया गया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एक आपको दिया गया पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास कोयम्बटूर सलीम अली केंद्र, एक डी यहाँ पर दिया गया भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण।
आपके पास बच्चों 4 विकल्प हैं, एक राइट विकल्प का आपको चयन कर लेना है। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान केंद्र कौन सा है? 4 विकल्प हैं, चारों ही अनुसंधान केंद्र है, लेकिन आपको सबसे पुराने एनजीओ आधारित आपको यहाँ पर चूज करना है। चलिए बच्चों, तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प आपको दिया गया है, पूर्ण रूप से गलत है। एक सी आपको दिया गया पक्षी विज्ञान, ये भी आपका गलत है। एक डी आपको दिया गया भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये भी आपका गलत है। भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान केंद्र बच्चों कौन सा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और नाम से ही पता लग जाएगा कि इसका जो प्लेस है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? मुंबई में है। चलिएगा बच्चों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सलीम अली का संबंध कौन से क्षेत्र से है? सलीम अली का संबंध कौन से क्षेत्र से है? एक आपको दिया गया है पर्यावरण, एक बी दिया गया है चित्र, एक सी आपको दिया गया है फिल्म उद्योग, और एक डी आपको दिया गया है संगीतकार। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सलीम अली क्षेत्र से संबंधित है पर्यावरण, चित्र, फिल्म उद्योग, संगीतकार। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अटेंडेंस सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं। डी संगीतकार गलत है, सी फिल्म उद्योग भी गलत है, एक बी चित्र भी आपका गलत है। सलीम अली का बच्चों जो संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? पर्यावरण से है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? एक आपको दिया गया है मुंबई, एक आपके लिए विकल्प है पुणे, एक सी आपको दिया गया है हैदराबाद, एक डी आपको दिया गया है कोलकाता। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 4 सेकंड का समय आई थिंक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की बच्चों। ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी हैदराबाद भी यहाँ गलत है बच्चों, लेकिन कलकत्ता आपका पूर्ण रूप से सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका कहाँ पर लगता है? कोलकाता में लगता है। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? एक विकल्प है 1952, एक 1984, एक 1916, एक 1986। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब की गई थी? चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई, सभी बच्चों को अब अपने आंसर तेजी के साथ सबमिट कराने हैं। यहाँ पर देखिएगा 4 सेकंड का आपको समय दिया गया था, वो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की बच्चों। ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, और डी भी यहाँ आपका गलत है बच्चों। 1916 आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक विकल्प आपके लिए है बच्चों, भारत में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का विश्लेषण करना, वन्यजीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, एक है आपके पास नदी का संरक्षण करना, एक आपको डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारत में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का विश्लेषण करना, वन्यजीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण देना, एक सी आपको दिया गया है नदी संरक्षण, एक डी भी आपके पास बच्चों मौजूद है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर एक सही विकल्प की। 4 सेकंड का आपको समय दिया गया था, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने थे। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। ए आपका गलत है, यहाँ पर सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका क्या कार्य करता है? देहरादून वाला ये काम करता है, देखो, वन्य जीव प्रबंधन का, वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग करना
और वनों से रिलेटेड अनुसंधान करना और साथ ही साथ वनों की काउंटिंग कराने की जिम्मेदारी भी भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की ही है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत कौन से होते हैं? 4 विकल्प हैं आपके पास। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? एक आपको दिया गया है केवल यूरेनियम, एक है जीवाश्म ईंधन, एक बच्चों सी आपको दिया गया कोयला बायोमास, एक आपको दिया गया उपरोक्त सभी। बच्चों देखिएगा ऊर्जा का जो नवीनीकरण स्रोत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जिसको जलाने के बाद भी अगर हम दोबारा उपयोग करना चाहें तो उसका दोबारा भी उपयोग हो सकता है, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं या अक्षय ऊर्जा बोलते हैं या नवीनीकरण ऊर्जा बोलते हैं। यही आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इसके लिए आपको लगभग 4 सेकंड का आपको समय दिया गया था बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो बच्चों बी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत में किसको रखा जा सकता है? यूरेनियम को। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किस चीज का बना होता है? जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बच्चों किसका बना होता है? कार्बन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का। एक डी आपको दिया गया उपरोक्त सभी। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किस चीज का बना होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। एक डी आपको दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किस चीज का बना होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। एक डी भी आपके लिए बच्चों यहां पर मौजूद है उपरोक्त सभी। चलिए बात कर लेते हैं सही आंसर की बच्चों। ए आपका यहां पर पूर्ण रूप से सही है, बी आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल हैं, ये मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। इसीलिए इनके द्वारा पर्यावरण में सर्वाधिक पोल्यूशन फैलाया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। पनबिजली कौन सी श्रेणी में आती है? पनबिजली यानी कि पानी से जब हम बिजली बनाते हैं, पानी से बनी हुई बिजली कौन सी कैटेगरी में आती है? ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत में, ऊर्जा के अक्षय स्रोत में। एक होता है आपका जीवाश्म ईंधन के, एक डी दिया गया, इनमें से कोई नहीं। लेकिन सभी बच्चों को जो अक्षय वर्ड यहाँ पर आया गया है इसका मतलब समझ लेना है। अक्षय का मतलब होता है नवीन, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल होती है उसी को हम वो क्या कह सकते हैं? एक अक्षय ऊर्जा बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम रखते हैं गैर अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में। चलिए अभी आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो इसी के आधार पर आप सभी को अपने आंसर देने हैं। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। ऊर्जा के अक्षय स्रोत यानी कि बी आपका क्या है यहाँ पर? पूर्ण रूप से बच्चों सही है। चलिए बात करते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की। कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? देखो 4 कोयले की 3 से 4 किस्म आपको दी गई है, लेकिन सबसे बेटर क्वालिटी का जो कोयला होता है, गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है, उसका आप लोगों को यहाँ पर चयन करना है। एक आपको दिया गया लिग्नाइट कोयला, एक दिया गया बिटुमिनस कोयला, एक आपको दिया गया एंथ्रेसाइट कोयला। कोयले के 3 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इन तीनों में से जोन सा सबसे अच्छा है वो आप लोगों को बता देना है। चलिए सभी बच्चों को मैक्सिमम 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। उन्हीं 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए तेजी के साथ सबमिट कराइएगा। बच्चों ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, एंथ्रेसाइट आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की। जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन छोड़ता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ता है। ये तो कंफर्म है, जितनी भी चीज़ें जलाई जाती हैं सभी चीज़ें CO2 का उत्सर्जन करती है, लेकिन कोयला CO2 के साथ साथ किस दूसरी अन्य गैस का भी उत्सर्जन करता है जो काफ़ी हानिकारक होती है? तेजी के साथ बताइएगा। चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगाना है बच्चों, आपको 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे आप अपने आंसर।
अभी हम लोग बात कर लेते हैं सही आंसर के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम जो समय था 4 सेकंड वो आपको दिया जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एक सही विकल्प की बच्चों। ए आपका यहाँ पर गलत है, डी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर यानी कि बी आपका पूर्ण रूप से सही है। जब कोयला जलता है तो वो CO2 के साथ साथ सल्फर का भी उत्सर्जन करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की। 18वां क्वेश्चन आपका लगभग डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। तो इनमें देखिएगा बच्चों, निम्न में से कौन एक गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? इसका मतलब है जिसको हम एक बार जला देंगे, खर्च कर देंगे, वो आपका दोबारा यूटिलाइज नहीं होने वाला है, उसी का आप लोगों को चयन कर लेना है। ठीक है, चलिए एक आपको दिया गया है कोयला, एक आपको दिया गया है वन, एक आपको दिया गया है पानी और एक आपको दिया गया है वन्य जीव। ठीक है, चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर दे देने हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? चलिए तेजी के साथ बताइएगा भाई। 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। कोई भी बच्चा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, सभी स्टूडेंट्स को 3 से 4 सेकंड के अंदर अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका बी विकल्प पूर्ण रूप से गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, क्योंकि ये ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत है, यानी कि ये आपके आंसर नहीं हो सकते। गैर अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत है यहाँ पर कोयला है। कारण ये है कि कोयले को जब हम एक बार जला देते हैं तो दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जलने के बाद कोयला राख में कन्वर्ट हो जाता है, वो दोबारा से किसी प्रकार की कोई एनर्जी जनरेट नहीं करता है, इसलिए कोयले को गैर अक्षय ऊर्जा की कैटेगरी में रखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत नहीं है? यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर एक बार खर्च करते हैं तो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अक्षय स्रोत का मतलब है एक बार यदि आप उसका इस्तेमाल करते हो तो दोबारा भी कर सकते हो। गैर अक्षय ऊर्जा का मतलब है यदि आपने उसका एक बार उपयोग किया है तो आप दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा बच्चों, एक विकल्प है आपके पास सौर ऊर्जा, एक है आपके पास बायोमास ऊर्जा, एक आपके पास बी है पनबिजली, एक बच्चों आपको डी दिया गया है भूतापीय ऊर्जा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। मैं ऑलरेडी सभी बच्चों को ये डिस्कस करा चुका हूं कि अक्षय ऊर्जा क्या होती है, गैर अक्षय ऊर्जा क्या होती है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक सिंपल सी डेफिनेशन की सहायता से आप लोगों को ये चीज़ समझाई जा चुकी है, उसी को आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो बच्चों ए तो एक बार अगर हम खर्च करते हैं दोबारा भी सौर ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो आपका यहाँ पर सही है, तो ये आंसर नहीं होने वाला है। डी भी आपका आंसर नहीं होने वाला है, सी भी नहीं आंसर होने वाला है। अगर अक्षय स्रोत नहीं की बात करते हैं तब आपका बच्चों जो राइट आंसर है वो बायोमास है। सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रख लेना है। चलिए अब हम बच्चों बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। और बच्चों एक बात मैं कल की तरह आज फिर आपको इन्फॉर्म करा देता हूँ कि मंडे से हम लोगों के द्वारा एक बहुत अच्छी यूनिट टेस्ट सीरीज की चलाई जाएगी। हम उसके अंदर बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं वो रेगुलर जुड़ेंगे और वहीं से हम लोग अपनी जो क्लासेस हैं बायोलॉजी की उनको आगे लेकर चलने वाले हैं। सभी क्लासेस चैप्टर वाइज होंगी, सभी क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगी, सभी की जो फॉर्म है वो MCQ होगी। चलिए, निम्न में से किसके द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अधिकांश नुकसान होता है? एक विकल्प है बच्चों आपके पास अविश्वसनीय आपूर्ति, एक है उच्च अपशिष्ट निपटान लागत, एक अत्यधिक प्रदूषण और एक बच्चों डी दिया गया है उच्च चल लागत। निम्न में से किसके द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अधिकांश नुकसान होता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपना आंसर जो है सबमिट कराएंगे। भाई ये चारों ही नुकसान होते हैं, लेकिन इन चारों में जो बड़ा नुकसान है वो आपका क्या है जो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंज है? चलिए भाई बात करते हैं सही आंसर की। हम सही आंसर देखिएगा सभी बच्चे, सही आंसर देखिएगा सभी बच्चे। तो डी आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। डी का किसी भी प्रकार से कोई चांस नहीं है सही होने का। सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा और फिर एक बार आंसर पढ़िएगा, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अधिकांश नुकसान होता है? एक आपको दिए गए थे 3 विकल्प, ये तीनों ही आपके क्या हैं? गलत हैं। अविश्वसनीय आपूर्ति यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान है।
तो यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ऐसे बच्चे जो चैनल के साथ नए हैं, उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे सभी बच्चों को लाइव आना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।